कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा में। मेरे साथ हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो कृषि विज्ञान केंद्र है भारत सरकार की एक इकाई है जो जिला स्तर पर तकनीकी सहायता का, किसानों को तकनीकी सहायता पहुंचाने का मुख्य केंद्र है जो प्रत्येक जिला में एक होता है। और अब कुछ बड़े ज़िले हैं जिनमें 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो इन कृषि विज्ञान केंद्रों का जो मूल उद्देश्य है स्थापित करने का वह 4 है। एक है कि पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पलट पर जो नित्य नए अनुसंधान होते हैं उनमें से कौन सा अनुसंधान का फल या प्रभेद या तकनीकी इस जिला, इस स्थानीय जलवायु के अनुकूल है और जो यहाँ के लिए लाभप्रद है, उसकी जांच की जाती है और यदि कोई संभावना है तो उसमें संशोधन किया जाता है जिससे कि स्थानीय स्तर के जिला के किसान उसका उपयोग कर सकें। तो जहाँ तक अनुसंधान पक्ष है वह इसका यह है। दूसरा है कि जो अनुशंसित तकनीक है इस जिला के लिए, इस क्षेत्र के लिए, उनको वैज्ञानिक अपनी देखरेख में किसानों के खेतों में करवाते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से। जो यहाँ की अनुशंसित किस्में हैं, अनुशंसित किस्में या तकनीक है, जिससे कि किसान उसे अपने खेतों के देख करके उसे अपना सकें। तीसरा जो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो नवीन तकनीकें हैं, जो व्यवसाय परक तकनीकें हैं, उनका किसानों को प्रशिक्षण देना जिससे कि किसान उन तकनीकों को समझ सकें, उसका प्रयोग कर सकें। साथ ही जो रोजगार परक तकनीकें हैं उसे ग्रामीण युवा अपना करके अपना व्यवसाय कर सकें। और चौथा जो मुख्य इसका दायित्व है वह है कि जो लाइन डिपार्टमेंट या प्रसार से जुड़े हुए, कृषि प्रसार से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता अधिकारीगण हैं उनको तकनीकी सहायता देना, क्योंकि उनके पास वो विशेषज्ञता नहीं होती है। प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में अलग अलग संभाग के 6 वैज्ञानिक होते हैं और एक वरीय वैज्ञानिक है। साथ में इनके सहयोग के लिए 10 सहायक के पद हैं अलग अलग। कोई प्रक्षेत्र मैनेजर है, कोई असिस्टेंट है, कोई लैब टेक्नीशियन। तो तकनीकी रूप से काफ़ी सुदृढ़ कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं। आमतौर पर यह 25 एकड़ का एक प्रक्षेत्र, कम से कम 25 एकड़ का प्रक्षेत्र होता है जहाँ की उन्नत यंत्र, उन्नत प्रयोगशाला और उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण मौजूद होता है, जिससे कि किसान परिभ्रमण कर वैज्ञानिकों से परिचर्चा कर तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अलावे यह जो हमारा मूल उद्देश्य होता है वार्षिक कार्य रूप में ये सम्मिलित इसकी स्थापना के साथ विगत वर्षों में इसकी किसानों तक पहुंच, किसानों में इसकी स्वीकार्यता को देखते हुए विभिन्न संस्थानों के द्वारा कई बृहद अनुसंधान और प्रसार कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसमें राज्य सरकार संपोषित भी है, भारत सरकार संपोषित भी है। तो अभी इस तरह की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं इस कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा संचालित हो रहा है, जिसमें एक राज्य सरकार का जो जलवायु अनुकूल खेती कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हम लोग 5 गाँवों में लगभग 650 एकड़ में 750 किसानों के साथ विगत 3 वर्षों से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए जो उन्नत तकनीकें हैं उनका प्रशिक्षण हम लोग गाँव में करवा रहे हैं। साथ ही पिछले साल से भारत सरकार की एक जो जलवायु अनुकूल अन्वेषण तकनीकें हैं उस पर एक परियोजना संचालित हो रही है जो 3 गाँव में है, वह भी 5 सालों के लिए है। उसके अलावे जो हमारे राष्ट्र की अभी प्राथमिकता है दलहन और तिलहन, उसके विस्तार के लिए भी CFLD योजना है, जिसमें हम लोग रबी में लगभग 200 से लेकर 300 एकड़ में दरभंगा के विभिन्न गाँवों में क्लस्टर लेवल पे प्रशिक्षण किसानों के यहाँ कर रहे हैं। अभी गर्मा में हम लोग लगभग 50 एकड़ में कर रहे हैं। जो हमारे अनुसंधान कार्यक्रम चल रहे हैं, जो हमारे नियमित कार्यक्रम हैं, उसके अलावे हम लोग ये कर रहे हैं। साथ ही अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का जो लक्ष्य दिया गया है उस दिशा में भी एक परियोजना हमें भारत सरकार से मिली है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो वह भी हम लोग अभी धनकौल गाँव में कर रहे हैं, हमारे परिषद में भी आपने देखा। जी हाँ।
साथ में जो भारत सरकार का एक उद्देश्य है कि जो समाज से वंचित या विकास की धारा से दूर रहे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के, तो हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति की संख्या काफ़ी कम है। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके लिए अभी हम लोग ततैला एक गांव है उसमें, उसके अलावा भी कुछ गांव में कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुख्य फोकस है कि हम एक परियोजना एक तकनीक से कम एक गांव को इनरिच करें, जैसे कि उस गांव को लोग देखकर अन्य लोग लाभान्वित हो सके। वह भी लगभग हम लोग 8-9 लाख का पर ईयर का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इस तरह के विभिन्न खेती के विभिन्न आयामों में इसके तकनीकी के विस्तार के लिए, किसानों तक पहुंच बनाने के लिए कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा जिला कृषि कार्यालय है, आत्मा है, नाबार्ड है या जीविका परिवार है, जो खेती और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों में सम्मिलित है, उन लोगों के साथ भी हम लोग के कई साझा कार्यक्रम चल रहे हैं, जिससे कि एक दूसरे को हम लोग अलग अलग माध्यमों से सहयोग देते हैं। एज एन एवरेज कहा जाए तो जहाँ तक मेरा एक रफ एस्टीमेट है कि हम लोग साल में 10,000 किसानों से सीधे जुड़ते हैं, चाहे वो प्रशिक्षण के मामले से हो, चाहे प्रशिक्षण के माध्यम से हो, चाहे जो हमारे जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं उसके माध्यम से हो, या फिर जो किसानों का परिभ्रमण कार्यक्रम होता है उसके माध्यम से हो। जो हमारे 4-5 वैज्ञानिकों का हमारा 6 में 5 वैज्ञानिक हम लोग हैं, तो जो हमारा 5-6 वैज्ञानिकों का दल है उसके साथ लगभग 10,000 किसानों से हम लोग प्रति वर्ष सीधे तौर पे जुड़ते हैं। कि कुछ लगभग 2,000 किसान हैं जिनसे हम नियमित संपर्क में हैं। जी हाँ। कुछ किसानों से परियोजना के हिसाब से मिलते हैं। हमने देखा है सर कि आपकी इन्हीं गतिविधियों का नतीजा है, जो एक किसान हमसे मिले थे धीरेन्द्र जी, उनकी उत्सुकता जो मैंने देखी मखाना खेती के संबंध में बहुत अधिक थी। वह एक मखाना खेती के आदर्श किसान है और व्यक्तिगत तौर पे मेरा ऐसा मानना है कि कोई अपनी एक नई पहचान, नया आयाम बनाता है, उसमें उसकी खुद की दिल इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। साथ में जो परिस्थितियां होती हैं, जो विकास की संस्थाएं होते हैं, कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं जो प्रेरणा के रूप में काम करते हैं, ये उनकी अपनी उपलब्धि है। और सबसे सुखद पहलू यह है कि इनके इन गतिविधियों को देख के लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं और वो भी अपनी खेती में गुणोत्तर सुधार कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि आप क्षेत्र विशेष में कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए और नई किस्मों के बारे में भी यहाँ पे आप काम करते हैं, तो कुछ नई किस्मों के बारे में बताएं। देखिए, जो हमारा अपना 4 साल का इस जिले का अनुभव रहा है, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी रहा है, वह उसका एक पहलू है। अधिकांश ज़मीन निचली भूमि है, तो थोड़ी भी ज़्यादा बारिश होने पे ही पानी लग जाता है। बाढ़ तो एक अतिरिक्त ऐसा चीज़ है। हमारे कई ऐसे प्रखंड है, जैसे हनुमान नगर हो गया, आपको हाया घाट का इलाका है, कुशेश्वर स्थान हो गया, तो ये इवन सिंहवाड़ा और जाले भी ऐसे प्रखंड हैं जहाँ पे दूसरा फसल भी लेना चुनौती है। रबी फसल ही मुख्य फसल के रूप में हो पाता है। और अगर हम जिला की क्रॉप इंटेंसिटी देखते हैं, यानी एक साल में एक खेत में किसान कितने फसल ले पाते हैं, तो वो लगभग 1.5 से लेके 1.7 के आसपास, यानी बमुश्किल एक से दूसरा फसल ले पाते हैं। यानी रबी और गर्मा मुश्किल से ले पाते हैं। खरीफ में एक बड़ा हमारा किसान का तबका है जो फसल नहीं ले पाता है। प्लस में आपका विगत कुछ दिनों में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो हमारा पारंपरिक सर्दी, गर्मी और बरसात की अवधि थी, उसमें बराबर बदलाव हो रहा है। हमारा तापमान भी लगभग 2 से 3 डिग्री विगत वर्षों में बढ़ गया है। ठंड में भी तापमान जो है वो गिरा है। तो ये जो जलवायु के परिवर्तन हो रहे हैं, उसके कारण जो मध्य अवधि के फसल प्रभेद हैं, उनको उपजाना, अगर धान में देखें, ये जो लंबे अवधि के प्रभेद होते हैं उसकी उत्पादकता ज़्यादा है। जैसे मंसूरी वगैरह जो है वो हम 50 से 55 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर ले लेते हैं, लेकिन वह लगभग 155 दिन का प्रभेद है। तो 155 दिन के प्रभेद लेने के बाद ये होता है कि हमारा रबी का फसल डिले हो जाता है। फिर रबी में भी अगर हम DBW 187 है यानी प्रभेद लेते हैं, वो 150 दिनों तक चला जाता है। तो उसमें फिर हमारा बीज का फसल लेने में हमें दिक्कत होती है 135 से 150 दिन तक। तो ऐसे में अगर हम 120-25 दिनों के प्रभेदों को लेते हैं, 125 से 30 दिनों के प्रभेद को, तो हम इसमें तीसरा फसल आसानी से ले लेते हैं।
साथ में ही अभी बहुत से ऐसे दलहन तिलहन में या गेहूँ में भी खासतौर से आ गया है कि फोर्टिफाइड वेराइटी आ रही है। यानी फोर्टिफाइड वेराइटी का उद्देश्य होता है कि ये ऐसे प्रभेद हैं जिसमें कुछ खास पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा है। जैसे जिंक फोर्टिफाइड वेराइटी है, दलहन में हमारा विराट आया है वो भी फोर्टिफाइड वेराइटी है। यानी हम एक फसल का प्रयोग करके ही अपने कुछ पोषक तत्वों की विशेष पूर्ति कर लेते हैं। तो जैसे हमें जिंक की आवश्यकता पड़ने लगी है तो ये जब हम खाते हैं फोर्टिफाइड वेराइटी गेहूँ की है तो हमारी जिंक की मात्रा की पूर्ति है। ऐसे बहुत सारे प्रभेद हैं। कुछ प्रभेद पुराने हैं जो आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर गेहूँ में कहें तो 29-67 है, उसका काफ़ी अच्छा है। अभी दलहन में मूंग का समय चल रहा है तो मूंग में विराट काफ़ी अच्छा पैदावार दे रहा है। विगत 2 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं। विशाल भी प्रभेद आया है। अगर हम तिलहन की बात करें तो सुफलाम, राजेंद्र सुफलाम हमारे पूसा का प्रभेद है, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। गेहूं में फोर्टिफाइड वेराइटी अगर हम कहते हैं तो राजेंद्र गेहूं 1 जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। तिल का अभी समय है, तिल में कृष्णा प्रभेद है। तो ऐसे कई प्रभेद हैं, लेकिन हर प्रभेद उन किसानों के भूमि के आधार पर, समय के आधार पर निर्धारित होता है। यानी जो भी प्रभेद हैं उनके लिए समय अवधि कि अगर इस अवधि के बीच में अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो आप इस प्रभेद को अपनाएं। किसी कारण से अगर आपका वो अवधि पार कर गया है तो जैसे जैसे आप बुआई के तिथि से आगे बढ़ते हैं तुलनात्मक रूप से आप कम अवधि के प्रभेदों का चुनाव करें। गेहूँ के ऐसे प्रभेद, धान के ऐसे प्रभेद हैं जो 90 दिन में भी तैयार होते हैं, 105 दिन में भी होते हैं, 115 से लेकर के 175 दिन में भी होते हैं। तो जो किसान समय से बुआई कर पा रहे हैं, जून के शुरुआत में अगर बुआई कर ले रहे हैं वो लंबी अवधि पे जाएं। जो जुलाई के अंत तक जा रहे हैं वो कम अवधि के लिए जाएं। जिन किसानों की भूमि ऊपरी है जिसमें पानी नहीं ठहरता उनको कम अवधि के प्रभेदों को चुनाव करना चाहिए। मतलब जगह के और समय के अनुरूप किसान की भूमि, उनके पास उपलब्ध संसाधन, बाजार से निकटता। अगर किसी किसान की खेत दरभंगा शहर के आसपास में है, उनके घर से 10 किलोमीटर के रेंज में अगर शहर आता है तो उनको धान गेहूँ छोड़ करके सब्जी की खेती करना ज़्यादा लाभप्रद है। अगर वो पशुपालन करते हैं तो उनके लिए बाजार उपलब्ध है, तो वो अधिक अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। सर, आपने देखा है कि युवा अभी रोजगार की समस्या भी सुन रहे हैं। अक्सर वो कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, और आप जैसा बता रहे हैं कि कृषि में ढेरों अवसर है। हम तो देख रहे हैं कि युवा अगर समय से आ जाते हैं कृषि के क्षेत्र में तो कृषि को भी फायदा है और युवा को तो बहुत ही अधिक लाभ है। तो कैसे युवा इससे जुड़े? देखिए, कोरोना के बहुत से दुष्परिणाम हमारे समाज में पड़ा है, हमारे देश में पड़ा है। कृषि में इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सकारात्मक प्रभाव इन द सेंस कि जो अधिकांशतः 2 साल पहले तक कुछ अपवादों को छोड़ दे तो तुलनात्मक रूप से खेती से जुड़े हुए जो हमारे पारंपरिक किसान परिवार के लोग थे वो थे जो संसाधन में कम थे, जिनके पास अन्य वैकल्पिक विकल्प नहीं था, वो लोग खेती में आते थे। इस कोरोना काल में एक सुखद पहलू जो हम लोगों ने अनुभव किया है, जिससे हम लोग रोज 2-4 हो रहे हैं, एक नया युवा तबका जो विगत कुछ समय से मल्टीनेशनल कंपनी में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके जॉब कर रहा है, जो MBA किए हुए है, इंजीनियरिंग किए हुए है, फाइनेंस सेक्टर का है, CA, वो लोग कोरोना काल में घर लौटे हैं, जिनके पास सोच एक तकनीकी है। एजुकेशन क्या है कि आपको थिंकिंग एबिलिटी देता है, तो वो चूँकि टेक्निकल फील्ड से हैं तो उनके पास तकनीकी ज्ञान है, तकनीकी सोच है। विगत कुछ समय से रोजगार से जुड़े हुए थे, मल्टीनेशनल कंपनी में कर रहे थे, तो उनके पास एक सीमित धन है। वो 2, 4, 5 लाख 10 लाख अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षमता है, बट वो एक पूंजी उनके पास है जो वो खेती में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हर प्रखंड में, हर 2-4 गाँव के बीच में ऐसे कुछ युवा आए हैं जो विगत 2 सालों से हम लोग के संपर्क में हैं और वो नई तकनीकों को अपना रहे हैं। दरभंगा में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो नई तकनीकों को अपनाने के लिए खेती में अपना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बकरी पालन से जुड़े हैं, मत्स्य पालन से जुड़े हैं, सब्जी उत्पादन से जुड़े हैं। तो ये एक सुखद पहलू आ रहा है कि अब, और जैसे अभी आपने धीरेन्द्र जी से मिला, वो भी PhD कर रहे हैं,
साथ में अपनी खेती से। तो ये एक अच्छा विकल्प मिल रहा है कि तकनीकी शिक्षा को अपनाकर, तकनीकी ज्ञान को अपनाकर, उन्नत तकनीकों को अपनाते हुए आप खेती से अच्छी आय प्राप्ति कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप अच्छे किसान के रूप में खुद को स्थापित कर पाते हैं तो आपको समाज उतना ही मान सम्मान भी देगा। आज के दिन में खेती कोई अपमान का विषय नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे बहुत से आयाम हैं। मिथिला पेंटिंग जो हमारे ये ग्रामीण युवा, जब हम युवा की बात करते हैं तो 18 से 35, कोई 43 में भी खुद को युवा के रूप में स्थापित करता है। लेकिन एक युवा में 18 से 35 हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा बाउंडिंग नहीं है कि 35 साल ही हो। लेकिन प्राथमिकता जब हमें बड़े किसानों के समूह से चयन करना होता है। क्योंकि आपसे बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे किसान जो यहाँ पे दर्शक हैं वो ये जान लें कि 18 से 35 वर्ष के लोगों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है और वो यहाँ आके रोजगार परक जो यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो कर सकते हैं। तो सर उसके अलावा और क्या किया जाए? उसके अलावा हम ग्रामीण स्तर पे एक दिवसीय, जैसे अभी मूंग की बुआई का समय चल रहा है, तो मूंग की खेती कैसे किसान उन्नतशील तरीके से करें, या रबी की फसल की कटाई या उसका जो कटाई उपरांत तकनीक है उसको कैसे अपनाएं, तो इसके लिए हम लोग ग्रामीण स्तर पे एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। साथ में कुछ राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिसमें लंबे अवधि के प्रशिक्षण होते हैं। जैसे अभी आपने देखा है ये जीविका का स्किल डेवलपमेंट का 21 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें रक्सौल, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा की अभी 35 जीविका दीदियाँ आई हुई हैं। उसी प्रकार जो भारत सरकार की स्किल डेवलपमेंट योजना है जिसमें 200 घंटे का यानी लगभग 1 माह का हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। कई ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जो स्पॉन्सर्ड होते हैं या फिर उसमें प्रतिभागी को खुद पैसा देना होता है, मगर पूरे कार्यक्रम में देखें तो हमारे मोर देन 90% कार्यक्रम जो हैं वो निःशुल्क होते हैं। जैसे अभी खाद के लाइसेंस का प्रशिक्षण होता है, जो ऐसे युवा जो जिनकी शिक्षा केमिस्ट्री में नहीं है या एग्रीकल्चर में नहीं है, जो हाई स्कूल पास हैं, अगर वो भी खाद का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो भारत सरकार की एक योजना है, उसके तहत 12,500 रुपये फी दे करके वह प्रशिक्षण प्राप्त करके खाद के लाइसेंस की पात्रता हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से कार्यक्रम हैं जो समय समय पे संचालित किए जाते हैं। आवश्यकता है कि किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको किस तरह का सहयोग चाहिए कि यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करें और यथासंभव केंद्र उनकी सहायता करें। युवा जो कृषि के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जैसा कि हमने कहा कि एग्रीकल्चर से अगर वो पढ़ाई करना चाहें तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए प्रारंभ से, क्योंकि कितने युवा ऐसे भी हैं गांव में जो अच्छे किसान बनना चाहते हैं। तो आपने बताया कि आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि सब जब पढ़ाई प्रारंभ होती है तो सब डॉक्टर इंजीनियर का ही ख्वाब देखते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं, जबकि यहाँ इतने सारे रास्ते हैं, इतने सारे आयाम हैं, आप किसी भी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो युवा को कैसे आगे तैयारी करनी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए? हाई स्कूल पास करने के बाद देश में, अब तो बिहार में भी कई ऐसे इंटर कॉलेजेस हैं जहाँ कृषि की पढ़ाई है। जी, तो वो ISC एग्रीकल्चर की पढ़ाई, जैसे दरभंगा की बात करें तो मुझे पटोरी में जो आपका इंटर कॉलेज है उसमें ISC एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। उसी तरह समस्तीपुर में विद्यापति नगर में एक कॉलेज है, वहाँ होती है। साथ में अन्य राज्यों में भी इंटर एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। तो ऐसे किसान ऐसे युवा जो इंटर की पढ़ाई एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो वो इंटर में ही एग्रीकल्चर ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसे युवा जो कुशल किसान बनना चाहते हैं वो मैट्रिक के बाद ही इंटर में चाहें तो सर ने बताया कि आप वहीं से अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, वहीं से आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। या फिर अगर आप ISC मैथ के साथ या बायोलॉजी के साथ आप कर लेते हैं तो उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर IIT या मेडिकल की तरह ही एग्रीकल्चर का भी राष्ट्रीय स्तर पे पात्रता परीक्षा होती है। उसके द्वारा आपको देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई है उसमें आप ले सकते हैं। राज्य सरकार स्तर पे भी इसका एग्ज़ाम होता है, जिससे कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। बिहार में भी कई प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज भी खुल चुके हैं जहाँ से आप एडमिशन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में कई आयाम हैं, जैसे कृषि अभियांत्रिकी है, उसके लिए अगर आपने इंटर मैथ से किया है तो आप उसके लिए पात्र हो जाते हैं। बायोलॉजी से लिया है तो आप एग्रीकल्चर में भी ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में और ब्रांचेस शुरू हो गए हैं, लाइक आप हॉर्टिकल्चर है तो आप हॉर्टिकल्चर में भी जा सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी है,
उसमें भी जा सकते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी का यानी बीटेक डेयरी से डिग्री मिलता है। आप पशुपालन के लिए BDSC का भी आप, तो विकल्प बहुत है। और इस तरह से जुड़े हुए जानकारियाँ भी कृषि विज्ञान केंद्र से आपको मिल सकता है। यह आवश्यकता यह है कि आपको जागरूक होना होगा। ये हम जरूर बताना चाहेंगे कि अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल की अगर आप तुलनात्मक रूप से शिक्षा के व्यय को देखें तो उस हिसाब से कृषि में की शिक्षा प्राप्त करने में पैसा बहुत कम लगता है। और राज्य सरकार इस कृषि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी BSc एग्रीकल्चर के कॉलेजेस बिहार में, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑलरेडी उनको स्टाइपेंड देती है, यानी और जगह और पढ़ाई के लिए आपको पैसा देना है। एग्रीकल्चर अगर बिहार के किसी एग्रीकल्चर कॉलेज जो समर यूनिवर्सिटी के अलग कॉलेज है तो पहले 2000 था, शायद अभी 3000 रुपये पर मंथ सरकार ही दे रही है, मतलब जिससे कि आपको घर पे आपकी आश्रित होना वो खत्म हो जाए। अगर भारत सरकार के द्वारा भी अगर आपकी पात्रता परीक्षा में आपकी चुनाव हो जाता है तो वहाँ भी गवर्नमेंट आपको आर्थिक रूप से सहायता करती है। मतलब अब के समय में बहाना कहीं नहीं, अगर आप करना चाहते हैं काम, विकल्प काफ़ी है। और खासकर युवा के बारे में तो आपने बता ही दिया है कि प्रारंभ से ही अगर चाहते हैं तो अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रारंभिक चयन ही है। जिन्होंने प्रारंभ में नहीं किया है वो भी कई ऐसे 1 साल के डिप्लोमा कोर्स होते हैं या ग्रेजुएशन के बाद भी कई ऐसे कोर्सेज हैं जिनसे आप एग्रीकल्चर में एंट्री कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की शिक्षा के स्पेशलाइजेशन को पा सकते हैं। उसके लिए उम्र सीमा भी होगी, अलग अलग कार्यक्रम के लिए अलग अलग उम्र सीमा है, लेकिन हम एज सच नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप यह समझ लें कि आपके पास विकल्प हमेशा है। मतलब जो भी किसान बनना चाहते हैं, जो अगर सरकार से अगर विभिन्न जो यहाँ से फ़ायदा मिलता है वो उठाना चाहते हैं तो यहाँ आके पहले संपर्क करें, जो विभिन्न कोर्सेज हैं उनके बारे में जानकारी लें और आगे बढ़ें। तो निश्चित रूप से सर आपके साथ हैं, पूरा केंद्र आपके साथ है और सरकार भी आपके साथ है। तो सर आखिर में आप क्या कहना चाहिएगा युवाओं को, किसानों को? कि अपने पास उपलब्ध संसाधन को ध्यान में रख करके जो आपके आर्थिक और जो आपके पास संसाधन है, जो आपकी विशेषज्ञता है, उस विशेषज्ञता को और भार देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विकास से जुड़े हुए किसी भी संस्थान से जुड़ करके अपने तकनीकी ज्ञान को और बेहतर बनाएं, अपने खेती अपने कार्यक्रमों में तकनीक का प्रयोग करें, जिससे कि आपको सुखद परिणाम मिलेंगे और आपको पैसा, यश, संतोष, प्रसन्नता सब कुछ यहाँ है। सर आपसे बात करके बहुत खुशी मिली और हम समझते हैं कि किसानों को भी आपसे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज पूरा दिन समय यहाँ पे दिया। आप लोग को